नेक्स्ट टॉपिक हमारा पड़ेगा फिर ग्रेविटेशन। देखो, हालांकि ग्रेविटेशन है तो 11th का टॉपिक, 11th वाले पोर्शन में है एनसीईआरटी में, लेकिन हम लोग इसको 12th में इसलिए रखते हैं बिकॉज ग्रेविटेशन में अगर हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम जो पार्ट है, देखो बेसिक चीज समझना, बेसिक चीज ये है कि जैसे कूलम्स लॉ में था, कूलम्स लॉ में दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल आता है। एंड सिमिलरली ग्रेविटेशन में भी अगर हम दो पॉइंट मासेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे तो वो फोर्स भी 1/r² के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो चार्जेस का इंट्रैक्शन, अब चार्जेस में दो टाइप का इंट्रैक्शन हो सकता है, चार्जेस कैन रिपल, अगर लाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट। लेकिन ग्रेविटेशन में मासेस के बीच में अगर पॉइंट मासेस हैं तो दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है ना, तो इस केस में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो हम लोग देखेंगे कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का जैसा बिहेवियर है, पूरा का पूरा चैप्टर में M1 M2 का भी सेम बिहेवियर है, कोई और फर्क है ही नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें होती है जो हमें डिराइव नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने की हुई है, तो वहां से सिर्फ फॉर्मूले हम लोग कन्वर्ट कर ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बेनिफिट है उसको यहाँ पे करने का, तो टाइम बहुत कम लगता है, मेजर पोर्शन में टाइम नहीं लगता है, ऐसे समझो। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहला हेडिंग इसमें डाल लेते हैं, that is universal law of gravitation, universal law of gravitation given by न्यूटन। ठीक है ना, और न्यूटन का यही सबसे बड़ा बोलना चाहिए कि वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट है, बट ये दिस वाज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट अचीवमेंट जो न्यूटन ने ये फॉर्मूला ढूंढ के निकाला कि दैट फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू पॉइंट मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्योंकि क्या था कि उस फॉर्मूले के आने से पहले जितना भी सस्पेंस बना हुआ था इस पूरे एस्ट्रोफिजिक्स में, फ्रॉम ऑर्बिटल मोशन ऑफ मून टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो समझ में नहीं आ रहे थे लोगों को कि ये किस तरह से है, टाइम कैसे डिसाइड हो रहा है। तो वो सारा का सारा सस्पेंस जो है वो एक इस सिंगल फॉर्मूले से सारा का सारा सस्पेंस खुल गया। ठीक है ना, तो लॉ तो बेसिक तुम्हें पता है, जैसे एक हो गया मास m1 and m2, m1 m2 are separated by suppose distance r, to force of attraction between them, force of attraction between them kept at a separation r is proportional to m1 m2 and inversely proportional to r²। ठीक है ना, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग कैपिटल G लिखते हैं, तो ये बन जाता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, इसमें G का क्या कहलाता है, G कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट जरा ध्यान से देखो, बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², और इसका डायमेंशन वगैरह भी निकाला हुआ है डायमेंशन वाले चैप्टर में। ठीक है ना, अब इस फोर्स को, और तुम जो कूलम्स लॉ में फोर्स पढ़ा हुआ है उसको अगर तुम ध्यान से विजुलाइज करो तो तुम्हें लगेगा कि वहां पे फॉर्मूला था k q1 q2 अपॉन r², तो वहां पे जो k का काम था वही सेम यहाँ पे कैपिटल G का काम है। ठीक है, और m1 m2 जो है वो q1 q2 की जगह आ गए, एंड r² तो सेम ही है। अच्छा, वहां पे और यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे बल्कि इजी पड़ेगा, वहां पे तो हम लोग बोलते हैं ना कि चार्जेस प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, बट मास में तो ऐसा है नहीं, मास में तो सिंपल मास ही है, वो स्केलर क्वांटिटी है और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, ये जो कैपिटल G लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, वहां पे जो हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं 1/4πε0, वो कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट होता है। क्योंकि अगर हम मीडियम में चार्जेस को रखते हैं तो क्या होता है कि मीडियम में चार्जेस को रखने के बाद मीडियम में भी चार्जेस पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे इंडक्शन होता है वैसे ही पोलराइजेशन होता है, कैपेसिटर में आएगा डिटेल में। चार्जेस को देख के दूसरे चार्जेस पोलराइज हो जाएंगे, डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे।
तो वो भी फोर्स लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो कैपिटल जी है ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं। दो तरह के कांस्टेंट हैं, कुछ कांस्टेंट सिंपली कांस्टेंट है और कुछ कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यही है कि वो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होने वाले हैं, इसलिए उनके नाम के आगे यूनिवर्सल लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट। पहले पॉइंट में तो ये नोट कर लो, पहले पॉइंट में तो यही लिखेंगे, द एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। अब यहाँ पे ये बात बताने की जरूरत नहीं है क्यों भाई, पॉइंट मासेस का मतलब क्या है ये तो क्लियर है ना। जो साइज है मासेस का वो उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट में द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है। और ऐसे बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अनदर मास। डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अनदर मास। ठीक है। और बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल पार्टिकल systems। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो यही एक्सप्रेशन तो बता सकते हो क्या बनेगा, क्योंकि वहां पे तुमने किया ही हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, वेक्टर फॉर्म ऐसे है कि सपोज इधर एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक मास ये हो गया लेट से m1 और ये रखा है r1 वेक्टर पे, और एक मास सपोज ये हो गया m2 और ये रखा हुआ है r2 वेक्टर पे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो फोर्सेस दिखाता हूँ। ठीक है। एक फोर्स होगा फोर्स एक्टिंग ऑन m1 बाई m2 और एक होगा फोर्स एक्टिंग ऑन m2 बाई m1। तो हमको ये तो मालूम है कि दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल एंड अपोजिट होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो इसमें से किसी भी एक फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, लाइक अगर हमें F12 लिखना है तो F12 की वैल्यू देखो क्या लिखोगे, तो G m1 m2 इंटू क्या इसको हम R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 होल क्यूब लिख सकते हैं ना। और ये जो फोर्स होगा ये माइनस ऑफ F21 के भी इक्वल होगा। तो अगर कभी 3 डायमेंशन में दिए होंगे पार्टिकल्स तो हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो पहले, ठीक है ना। कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब मीडियम पे कोई भी डिपेंडेंस नहीं होगा। ठीक है। बताओ इतनी बात पहले, जितना लिखा हुआ है उसमें कोई डाउट है बताओ। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, हमेशा अट्रैक्टिव होगा, हमेशा टुवर्ड्स ही लगेगा। ठीक है ना। तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया फोर्स के लिए।
अब जैसे याद करो वहां पे भी हम लोगों ने क्या किया था भाई, कूलम्स लॉ डिफाइन किया था। बहुत सारे टर्म्स हैं तो कुछ छूट भी जाएंगे तो तुम बता दोगे अपने आप की वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग क्या फैक्टर बनेगा, क्या एक्सप्रेशन बनेगा। बट जो जो मेन मेन है वो हम लोग एक बार देख जरूर लेंगे, ठीक है ना। सर आपको सर इफ देयर आर 3 चार्जेस तो सर मतलब तीनों में से सर दो दो फोर्सेस निकलेंगी। जैसे 3 चार्ज हैं तो सर मतलब सॉरी 3 मासेस हैं तो हाँ फर्स्ट मास में से मतलब दूसरे और तीसरे मास के लिए 2 फोर्सेस हाँ, दो निकलेंगी या फोर्स फिर एक ही निकलेंगे और निकलेगी? उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। मैंने इसीलिए सिंपली लिख दिया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल, ओके सर ओके। वेक्टर एडिशन बनेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है, अब वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सिमिलरली यहाँ पे है उसी के जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलो या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, मतलब एक ही है। और यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। बुक्स वगैरह में क्वेश्चन जो है ई भी दिया हुआ है, मतलब वेक्टर ई इसको भी लिख देते हैं, वो अलग अलग बुक्स हैं। हम लोग जी लिखते हैं क्योंकि ये वही जी है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब इसमें चाहो तो एक छोटी सी बात ये याद रखो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने वहां पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो जैसे वहां पे हम लोग जिसको के लिखते हैं, के का मतलब होता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, तो इसको हम लोग ग्रेविटेशन में रिप्लेस करके जी लिख सकते हैं, यानी के की जगह डायरेक्टली जी याद रखो। और अगर कभी अपसाइलन नॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा तो अपसाइलन नॉट की जगह रिप्लेस करके हम लोग 1/4 पाई जी लिख सकते हैं। तो ये दो रिप्लेसमेंट बस याद रखो, बाकी चार्ज की जगह मास हो जाएगा, वो तो पता ही है, ठीक है ना। बाकी एग्जैक्टली सेम है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था, इट वाज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। और वहां पे हम लोग एक बात बोलते थे कि जो टेस्ट चार्ज है वो छोटा लेना चाहिए, याद है ना, लिमिट Q टेंड्स टू 0 लगाते थे, क्योंकि अगर चार्ज छोटा नहीं होगा तो वो जो दूसरा चार्ज है उसको डिस्टर्ब कर सकता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई भी इंडक्शन नहीं होगा, चार्ज चार्ज को इंड्यूस कर सकता है लेकिन मास मास को इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे किसी तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसे वहां पड़ी है, तो यहाँ कोई ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं होगी, जो मास है वो वैसे का वैसा ही है। दूसरा कोई मास आएगा उसके पास तो उसका कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे वो इंडक्शन वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो चीजें कम ही है। तो जैसे यहाँ पे स्मॉल जी अगर डेफिनेशन वाइज केवल फॉर्मूला लिखें अगर, तो स्मॉल जी की वैल्यू बन जाएगी, इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, तो ये बन जाएगा F/m बनेगा ना। और यहीं से फोर्स की वैल्यू तुम देखो तो mg आती है निकल के, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है m/g। और अगर हम पॉइंट मास के लिए निकालें, फॉर ए पॉइंट मास m एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r, तो सपोज ये स्मॉल m है और यहाँ से p पॉइंट पे r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है सबसे पहले, तो क्या फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो टूवर्ड्स आएगा, तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड का भी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स ही है। और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे जी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ध्यान से देखना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर कैप लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप विद माइनस साइन। माइनस क्यों लगाया है वो क्लियर है ना, क्योंकि हमेशा कैसा होगा, ये टूवर्ड्स होगा, बोलो। तो अब अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला क्लियर है, बेसिक डेफिनेशन ये क्लियर है, यूनिट इसका देख लो, यूनिट क्या बनेगा इसका। अब ये फोर्स पर यूनिट मास है तो ये न्यूटन पर केजी बन जाएगा, या फिर अगर निकालोगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, एक्सीलरेशन ही है एक तरह से, एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ही है। अब हम लोगों ने बहुत सारे
केसेस जो किए हुए हैं उनकी वजह से निकाल के देख लो। जैसे सपोज रिंग है, ठीक है ना, रिंग है, m मास r रेडियस का यूनिफॉर्म रिंग है, तो इस रिंग की वजह से एक्सिस पे r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, r डिस्टेंस नहीं x ले लेते हैं, x लिखा था ना वहां पे। या फिर जैसे सपोज सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है, इसके सेंटर पे कितना होगा, लैम्डा दिया हुआ है। अब यहाँ का जो लैम्डा है वो लैम्डा का यूनिट बनेगा केजी पर मीटर। वहां का लैम्डा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ का लैम्डा बन जाएगा लीनियर मास डेंसिटी। या फिर अगर सिंपली एक आर्क है, क्यों भाई, तो इस आर्क की वजह से इस आर्क के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होगी, अगर ये एंगल अल्फा है और इसका डेंसिटी लैम्डा है, तो बता सकते हो ना हर एक केस में। देखो सबसे पहले तो डायरेक्शन, डायरेक्शन हर एक केस में टुवर्ड्स ही होगा, तो डायरेक्शन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। डायरेक्शन हर एक केस में जी का टुवर्ड्स ही आएगा। यहाँ पे बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, कितना होगा, एक्सिस में लिखो अपने आप। तो एक्सिस के केस में जी का वैल्यू बनेगा जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये बनेगा। इस केस में जी की वैल्यू वहां था 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ होगा 2g लैम्डा बाई आर, और ये वाला केस बन जाएगा 2g लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2। देखो, और हमें ये सब याद रखने हैं फॉर्मूले, ठीक है ना, फॉर्मूले तुम्हें याद हैं, बस एक बार देख लो कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी में तो बताना तुरंत। तो ये है कि ये सब हमको प्रूफ नहीं करने पड़े इंटीग्रेट करके, क्योंकि हम एक बार पहले कर चुके हैं सारा। ठीक है ना, रिंग के लिए लिख दो, और डिस्क के लिए लिख दो। डिस्क में सिग्मा ले लेना चाहो तो, सिग्मा वहां पे था सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे बन जाएगा मास डेंसिटी, ठीक है। डिस्क के लिए, डिस्क के सेंटर पे, डिस्क के एक्सिस पे, सेंटर पे तो खैर जीरो ही है, एक्सिस पे लिख दो। देन हॉलो शेल, हॉलो शेल अगर है m r, उसकी वजह से क्या होगा, और अगर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है m r, तो उसकी वजह से इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इतने फॉर्मूले लिख दो जल्दी से, बताओ। तो डिस्क के सेंटर पे तो जीरो ही है, ठीक है, डिस्क के एक्सिस पे कितना होगा, याद है फॉर्मूला, डिस्क के एक्सिस पे फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर है, और एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई जी, तो बाहर आ जाएगा इसमें 2 पाई जी सिग्मा, और अंदर बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन हो फॉर्मूले में तो बताना, ये आएगा, और सेंटर पे जीरो है। इसी तरह से हॉलो शेल के लिए, हॉलो शेल के अगर यूनिफॉर्म है तो हॉलो शेल के अंदर ग्रेविटी जीरो होगी, और सरफेस पे अगर निकालेंगे, सरफेस पे क्या, आउटसाइड निकाल दो, आउटसाइड ग्रेविटी की वैल्यू के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि सारा का सारा मास जो है हम सेंटर पे ले सकते हैं एज अ पॉइंट मास, ये बन जाएगा।
यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है तो उसके अंदर ग्रेविटी का वैल्यू कितना आएगा, तो ये बनेगा Gm स्मॉल r अपॉन r क्यूब, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r आएगा। और आउटसाइड के लिए यहाँ भी वही है, ये हो जाएगा Gm अपॉन r स्क्वायर, सारा का सारा मास सेंटर पे एज अ पॉइंट मास। देखो यहाँ तक इतने याद रखने हमको, इतने में ही क्वेश्चंस मिलेंगे ज़्यादातर। बाकी कोई और आएगा जो तुम वहां पे कर चुके हो तो कन्वर्ट कर लेना। जितना मैंने लिखा है उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कुछ और वेरिएबल वगैरह का केस होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है ना, बट वो चांसेस कम ही है उन क्वेश्चंस के, क्योंकि ऑलरेडी ये काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवा ही लेते हैं। तो ग्रेविटेशन में इस तरह के क्वेश्चंस कम ही पूछे जाएंगे कि इंटीग्रेट करने के लिए पूछा है तो, ठीक है ना। एक उसका और चाहो तो लिख लो, लीनियर लीनियर वायर का। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अगर कोई है, ठीक है, लैम्डा का वायर है, तो इस वायर से r डिस्टेंस पे ग्रेविटी की वैल्यू, r डिस्टेंस पे ग्रेविटी की वैल्यू 2g लैम्डा बाई r हो जाएगी। ये वही निकल के आता है जो सेमी सर्कुलर रिंग का निकल के आता है। और अगर वायर फाइनाइट होगा तो तुम उसको आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, याद है ना। यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगला पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होगी, m1 है, m2 है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन तो यही करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय external agent in arranging the system of point masses। मतलब उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन लगेगा वो वर्क डन उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। अब वहां पे याद करना, पहले पुरानी बात याद करते हैं। जब हम पहला चार्ज लेके आते हैं तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, एक चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से, कोई वर्क नहीं, उसको वहां पे फिक्स कर दिया। अब हम जब दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो हमको वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों आपस में फोर्स लगाने लगते हैं। तो याद करो कि जब हम पॉजिटिव लेके आते हैं और पॉजिटिव रखा हुआ है, लाइक चार्जेस होते हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव आता है, क्योंकि लाइक चार्जेस में पास ला रहे हो तो एक्सटर्नल एजेंट को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, वो रिपेल कर रहे होंगे ना, पास नहीं आना चाहेंगे बल्कि दूर भागना चाहेंगे, तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। लेकिन सोचो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वेरी स्लोली लाने के लिए हमें फोर्स अपोजिट लगाना पड़ेगा, तो उस केस में नेगेटिव वर्क आता है। तो इसीलिए वहां पे चार्जेस को विद साइन हम लोग फॉर्मूले में रखते थे, याद है ना। अगर पॉजिटिव होते थे तो दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव है तो दोनों तब भी पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों मासेस के बीच में हमेशा ही अट्रैक्शन है, इसका मतलब है कि वहां से छोड़ देंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो वेरी स्लोली लाने के लिए यहाँ भी हमें नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है उसमें हम लोग नेगेटिव पहले से ही लगा के चलते हैं, -Gm1m2/r, क्योंकि यहाँ पे मासेस को विद साइन रखने का कोई प्रोविजन नहीं है ना। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमेशा ही नेगेटिव आएगी, -Gm1m2/r। ये माइनस क्यों लगाया, ये क्लियर है या नहीं? दो मासेस का बिहेवियर अनलाइक चार्जेस की तरह है, और अनलाइक चार्जेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी। बाकी सारी बातें फिर वैसे के वैसे ही ट्रू हैं कि अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे हैं, हर एक पेयर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको हम ऐड करेंगे। अब वहां पे क्या होता था, कई बार ऐड होता था, कई बार सब्ट्रैक्ट होता था, क्योंकि प्लस भी होता था माइनस भी होता था। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमेशा ही ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कोई भी दो मास की लिखोगे तो ऑलवेज नेगेटिव होगी। अब सारे नंबर्स नेगेटिव हैं तो ऐड ही हो जाएंगे ना वो अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ masses is always negative, ठीक है ना। और लिख देना कि if there are multiple masses then total potential energy is sum of potential energies due to all the pairs, ठीक है ना। बाकी अगर हम सिस्टम को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ले जा रहे हैं, कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो वो वर्क वैसे ही होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, W external is equal to U final minus U initial when delta Ke is equal to 0। और अगर हमें W फील्ड निकालना है तो W फील्ड की वैल्यू होती है U इनिशियल माइनस U फाइनल, और ये ऑलवेज होता है, इसमें डेल्टा Ke 0 वाला कोई क्लॉज नहीं है। ये भी वही पुरानी बात है, ठीक है। बोलो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो इस पोटेंशियल का जो यूनिट बनेगा, यूनिट बन जाएगा जूल पर केजी। ध्यान रखना वहां पे जो पोटेंशियल था उसका यूनिट वोल्ट था, लेकिन ये जो पोटेंशियल है इसका यूनिट वोल्ट नहीं है। ये क्या है ना, कई सारे नाम सेम सेम है तो जिनकी वजह से यूनिट्स कई बार गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसका यूनिट वोल्ट नहीं होगा, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है लेकिन, तो ये जूल पर केजी बनेगा। और अगर हम फॉर अ पॉइंट मास निकालें, फॉर अ पॉइंट मास पोटेंशियल की वैल्यू, तो सपोज पॉइंट मास m यहाँ पे है और यहाँ से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहिए हमको। तो पोटेंशियल याद है ना स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे एक यूनिट मास रखेंगे 1 kg और इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनेगी -Gm1m2/r, और यही उस पॉइंट का पोटेंशियल बन जाएगा। तो क्या होगा कि पोटेंशियल भी पोटेंशियल एनर्जी की तरह ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है ना। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी ऑलवेज नेगेटिव है। तो अब तुम मुझे बताओ सभी के लिए फिर से उसी तरह से, जैसे रिंग के लिए, रिंग है m,r, तो रिंग के सेंटर पे, रिंग के एक्सिस पे, ठीक है। डिस्क है सिग्मा कॉमा r, लिखो अपने आप, डिस्क के सेंटर पे, डिस्क के एक्सिस पे, ठीक है। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी -Gm/R। रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल का वैल्यू
तो ये बनेगा माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल, वहां पे क्या फॉर्मूला था याद है? वहां था शायद सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई? तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई जी सिग्मा, देखो, और डिस्क के एक्सिस पे निकालेंगे, सॉरी माइनस साइन तो लगाना ही है, तो माइनस 2 पाई जी सिग्मा, और एक्सिस पे होगा माइनस 2 पाई जी सिग्मा ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फॉर्मूले सारे देख लो, किसी में भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। याद रखने हैं सारे के सारे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इनके, सिमिलर क्वेश्चंस होंगे जैसे वहां पे किए थे। ठीक है, और इसमें जैसे हॉलो स्फीयर के लिए m कॉमा आर, सॉलिड स्फीयर के लिए m कॉमा आर, कैसा बनेगा? हॉलो स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल वही होगा जो उसके सरफेस पे है, और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। और आउटसाइड पोटेंशियल अगर निकालना है तो हम सारा का सारा मास उसके सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं एज अ पॉइंट मास, तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर निकालना है तो सॉलिड स्फीयर के अंदर बनेगा माइनस जी एम अपॉन 2r³ एंड ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला? और आउटसाइड निकालना है अगर तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। अगेन बताओ यहां तक कोई डाउट है तो। ठीक है, वहां पे याद होगा रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर हमको पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स वाई फंक्शन में और हमें फील्ड निकालना है, या फिर हमें फील्ड दिया हुआ है आई कैप जे कैप में, उससे पोटेंशियल निकालना है, तो सेम मेथड यहां भी एप्लीकेबल होगा। फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो यहाँ पे भी सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखो इसमें जितना मैं अभी तक हम लोगों ने किया उसमें कुछ एक क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक रिंग है और एक सॉलिड स्फीयर है।
रिंग है m, r और सॉलिड स्फीयर है m, r। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सपोज हमको गिवन है √2r। तो हमें निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two objects. Find force of attraction between the two objects. देखो क्या है इसमें, अब अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाना चाहें तो हम नहीं लगा सकते हैं इस केस में, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है, और यहाँ पे पॉइंट मास ना तो रिंग है और ना ही सॉलिड स्फीयर है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ और क्या सोचें, तो अब ध्यान से ये बताओ, जैसे सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बाहर के किसी पॉइंट के लिए हम उस सॉलिड स्फीयर को एज अ पॉइंट मास एट सेंटर ले सकते हैं? ठीक है, यानी कहने का है कि रिंग के ऊपर इस सॉलिड स्फीयर की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो सेम वही फोर्स होगा जो हम उस सॉलिड स्फीयर की बजाय वहां पे हम एक पॉइंट मास ले लें उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट्स के लिए वहां पॉइंट मास रख दो या वहां पे सॉलिड स्फीयर हो, फोर्स सेम आ रहा है। तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होना चाहिए, यानी उस रिंग की वजह से जो सॉलिड स्फीयर में फोर्स है वो वही फोर्स होगा जो वहां पे रखे हुए पॉइंट मास पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस सॉलिड स्फीयर को पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखना तभी कर पाएंगे जब हम आउटसाइड पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी रिंग आउटसाइड ही, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग लिखते हैं, कितना बनेगा ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, तो रिंग के एक्सिस पे फॉर्मूला बनेगा gmx, x की जगह आएगा √2r एंड अपॉन में r² प्लस x² पावर 3/2 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर जो होगा वो सीधे सीधे m इंटू जी एक्सिस हो जाएगा। तो देख लो कितना आएगा, ये आएगा √2 gm² अपॉन क्या आ रहा है बताओ भाई, ये 3 बन जाएगा तो 3√3 बन जा रहा है, तो ये 3√3r² बन रहा है। देखो ध्यान से, क्लियर है या कोई डाउट बताओ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हम सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए लगा सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इसमें क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मास कैपिटल M एंड रेडियस a, ठीक है, इज सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल ऑफ इक्वल मास एंड रेडियस 2a। ठीक है, तो ये दो हो गए एक तरह से, एक और ये दूसरा, रेडियस a कैपिटल M मास और ये 2a और वो भी कैपिटल M मास का है। तो अब एक बात ध्यान से समझना, मास दोनों का कैपिटल M है, लेकिन क्या है ना कि दोनों का डेंसिटी अलग अलग होगा, क्योंकि ये मास M अलग वॉल्यूम में है और बाहर वाला जो मास M है ये डिफरेंट वॉल्यूम में है।
ठीक है। खैर हमें जिस भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, हम याद रखेंगे कि उस पॉइंट तक का सारा मास, वहां पे एक स्फीयर बनाएंगे जैसे गॉसियन स्फीयर था, और वहां तक का सारा मास हम उसके सेंटर पे ले लेते हैं। तो पहले केस में हमको 3a/2 पे निकालना है, तो 3a/2 का मतलब हुआ ये पार्ट, देखो ध्यान से, 3a/2 का मतलब हुआ ये वाला पार्ट। तो अब इसके अंदर कितना मास आएगा तो ये पता कर लो। तो इसके अंदर का मास कैसे निकालेंगे, तो ये मास m डैश हो जाएगा, एक तो कैपिटल M है पूरा का पूरा, प्लस बाकी में कितना होगा, तो उसके लिए m अपॉन, पहले उसकी डेंसिटी से, वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी निकालो, तो ये होगा 4/3 पाई 2a³ माइनस a³, यानी कि 8a³ माइनस a³, ये तो हो गया उसकी डेंसिटी, इनटू वॉल्यूम करो तो ये होगा 4/3 पाई, अब ये होगा 3a/2 होल क्यूब माइनस a³। तो अब ये वैल्यू देखो कितनी आती है निकल के m डैश ए पार्ट के लिए। तो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा g इज इक्वल टू g m डैश अपॉन 3a/2 होल स्क्वायर। देखो कितना बनेगा, तो भाई कितना आता है, तो ये शायद आ रहा होगा 4gm अपॉन 9a² आ रहा है क्या, देखो ए पार्ट, इसमें मैंने ये बोला था कि देखो हमें जहां पे निकालना है ये वाला पॉइंट, देखो इस पॉइंट पे हमको ग्रेविटी निकालनी है, तो मैंने ये बोला कि हॉलो शेल के अंदर फील्ड 0 होता है, तो इस लाइन के, मतलब इस सर्कल के बाहर वाला मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और इस सर्कल के अंदर वाला जो टोटल मास है वो मैंने सेंटर पे रख दिया एज ए पॉइंट मास। अब इसके अंदर का मास निकाला हुआ है ये जो निकाला है, तो एक तो पूरा m ले लिया सॉलिड स्फीयर की वजह से, और ये जो डॉटेड वाला है ये कैलकुलेट किया है ये मेथड से कि पहले टोटल मास m को इस वॉल्यूम में डिवाइड किया और फिर इतने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है जिसने पूछा है? ठीक है। बी पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो बी पार्ट तो बाहर है, देखो ध्यान से, तो 5a/2 मतलब बाहर, तो बाहर आ गया तो हम दोनों मास को सेंटर पे ही ले लेंगे, तो बी पार्ट तो इजी हो जाएगा। तो बी पार्ट में हो जाएगा g इंटू 2m अपॉन 5a/2 होल स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8gm अपॉन 25a²। देखो कोई डाउट है या क्लियर है? अच्छा इसमें एक चीज देखो ध्यान से, क्या दिया है, और सॉलिड स्फीयर दिया है, एक कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, सॉलिड स्फीयर है एम मास का, ठीक है, सराउंडेड बाई सिमेट्रिकली बाई अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल इक्वल मास एंड रेडियस 2a। हाँ तो एक इसमें गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि मैंने उसको थिक शेल ले लिया है, थिन नहीं लिया है।
तो बी पार्ट तो ठीक है, ए पार्ट हमें फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डिलीट ही कर दो। ठीक है, थिन शेल दिया हुआ है, तो थिन शेल का मतलब यही है कि सारा का सारा जो मास है वो 2a रेडियस पे ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो एक ये सॉलिड स्फीयर है, और ये एक थिन शेल है, ये सिचुएशन है। तो ये भी कैपिटल एम है और ये भी कैपिटल एम है, और हमको निकालना है फील्ड यहाँ पे, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट यहाँ से 3a/2 पे है। तो ये वाला केस तो इजी हो गया, क्योंकि उस थिन शेल की वजह से पी पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू होगी नहीं, पी पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू नहीं होगी, तो सिर्फ कैपिटल एम की वजह से लेना है। तो ये जीएम अपॉन, हाँ तभी वो आंसर गड़बड़ है जो लिखा था मैंने ना, तो ये आ जाएगा 4gm/9a²। कैलकुलेट होके ये नहीं आ रहा होगा फिर ना। ठीक है, तो फिर ये इजी था बल्कि। लिख लिया है तो लिखा रहने दो, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन तो है ही है। ये वाला रेडियस 2a है। ठीक है, बताओ क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे सिमिलर टाइप के ही हैं जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे, वैसे ही हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें किस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है और ई वेक्टर के फॉर्म में ही दिया है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली शिफ्ट अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg फ्रॉम 0 to 5,4। तो हम क्या करते हैं, पहले 0 और 5,4 में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं कितना आएगा। तो ग्रेविटी दी हुई है 10 इंटू आई कैप प्लस जे कैप, और हमारे पास फॉर्मूला था dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, याद है? तो ये हो जाएगा -10 ऑफ, ये हो जाएगा dx प्लस dy। देखो इंटीग्रेट करते हैं इसको, ठीक है, तो इंटीग्रल dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 10 dx माइनस इंटीग्रल 10 dy। तो हम 0 से 5,4 ले जा रहे हैं, तो ये 0 से 5 है, ये 0 से 4 है, और ये 0 से पॉइंट P है। देखो ध्यान से, तो यहां से हमको Vp माइनस वीओ की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, -50 और -40, तो ये आ जा रहा है -90 जूल पर केजी। ध्यान से देखना, वोल्ट नहीं होगा, ठीक है। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, तो हो जाएगा m इंटू वीपी माइनस वीओ, तो ये हो जाएगा -180 जूल, -180 जूल। ठीक है, एक और देखो इसमें, ये दो प्लेनेट हैं, प्लेनेट ए एंड प्लेनेट बी। इसका रेडियस 2r है और इसका रेडियस r है, मास इसका 4m है और इसका मास m है, ठीक है। दोनों के सेंटर टू सेंटर
के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 9r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 9r। ठीक है, तो हमें प्लैनेट ए के पॉइंट नंबर 1 से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करना है प्लैनेट बी की तरफ। तो हमें निकालना है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी needed to project a particle from the surface of planet A such that it reaches planet B, such that it reaches planet B। ठीक है, निकालो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसमें एक पॉइंट हमें यहाँ पे बीच में ऐसा निकालना पड़ेगा, बेसिकली जो नल पॉइंट होगा, नल पॉइंट जहां दोनों प्लैनेट्स की ग्रेविटी का इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा होगा। अगर ये पार्टिकल सिर्फ उस पॉइंट तक पहुंच जाए तो उसके बाद तो फिर उसको प्लैनेट भी अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। तो पहले हमें पी पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पी पॉइंट कैसे निकालें, तो पी पॉइंट निकालने के लिए पी पॉइंट का मान लेते हैं प्लैनेट ए से डिस्टेंस x है, तो प्लैनेट बी से डिस्टेंस उसका 9r माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखो पहले p निकालते हैं फॉर पॉइंट p। तो पॉइंट p के लिए हम लोग लिखेंगे g इंटू 4m अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू g इंटू m अपॉन 9r माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आता है, यहाँ से आएगा 18r माइनस 2x इज इक्वल टू x। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू 6r मिल जाएगी सबसे पहले। तो पॉइंट P मिल गया हमको जहाँ पे ऐसा होगा। अब क्या करो, पॉइंट नंबर 1 पे पोटेंशियल निकालो। तो प्लैनेट A की वजह से पोटेंशियल होगा माइनस g 4m अपॉन 2r, और प्लैनेट 2 की वजह से पॉइंट 1 पे पोटेंशियल वो होगा माइनस जी एम अपॉन 8r। इसी तरह से पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालो। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा माइनस जी 4m अपॉन 6r एंड माइनस जी m अपॉन 3r। देखो अब इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेते हैं, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। पॉइंट 1 से पॉइंट P पहुंचाना है सिर्फ, तो हम लोग लिखेंगे m इंटू v1 प्लस हाफ m v मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू v2 एंड प्लस 0। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये m तो कैंसिल हो गया, v मिनिमम निकालना है। तो बताओ कितना निकाल के आता है। ये लिखा यही आ रहा है 24 gm अपॉन 49r स्क्वायर। निकाला है किसी और ने, देख लेना एक बार आंसर इसका। वीपी होगा ना, V2 नहीं वीपी, P पॉइंट पे पहुंचाना है बस। ठीक है, V1 में माइनस gm अपॉन 7r होगा। कहाँ पे, अच्छा हाँ V1 में
माइनस GA1 अपॉन 7R होगा, ठीक है। 8R की जगह 7R आएगा, 2R रेडियस का है ना ये, ठीक बात है। इस जगह करेक्शन कर लेना, 7R है ये, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।